हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतांबरी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम पार्ट 5 लेके आए हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जून 2019 का है। ऑलरेडी फर्स्ट 4 पार्ट्स हम ऑलरेडी उसके क्वेश्चंस दे चुके हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। हमारे पास हैंडी नोट्स भी हैं, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर है, जिसको आप वो कंप्लीट डिटेल्ड फॉर्मेट में है, आप ऑल 10 यूनिट्स के भी और इंडिविजुअल नोट्स भी आप इंडिविजुअल किसी यूनिट के अगर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। साथ के साथ आपको हमारे लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, फूड्स एंड टेक्सटाइल्स और अपेरल के साथ न्यूट्रिशन, चारों यूनिट्स के। और अगर आपको बाकी यूनिट्स के भी कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को और मेल कर सकते हैं हमें 3kmsfashion@gmail.com पे। Today's first question number 66 is मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसके अंदर लिस्ट 1 दे रखी है, कुछ एक थ्योरीज दे रखी है, और लिस्ट 2 दे रखी है कि वो थ्योरीज किसने दे रखी है, किसके द्वारा वो थ्योरीज दी गई है। जैसे कि क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी एंड डिसीजन थ्योरी। सो यहाँ पर कुछ एक नाम है हमारे, वो किन किन ने दे रखी है। अप्रोप्रिएट जो इसका आंसर है आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, और नहीं तो आप अपने पास लिख भी सकते हैं और बाद में चेक कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा फर्स्ट, दैट इज द क्लासिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी पुल्स लार्जली फ्रॉम दीज 3 थ्योरिस्ट। जो क्लासिकल हमारी मैनेजमेंट थ्योरीज थी वो बेसिकली किसने दी थी, 3 थ्योरिस्ट ने दी थी, दैट इज टेलर, वेबर और फ्योल्स। तो अगर हम यहाँ पर हम बात करेंगे तो टेलर, वेबर और फ्योल्स में यहाँ पर किसका गिवन है, वेबर, मैक्स वेबर का गिवन है। सो हमारा जो क्लासिकल फर्स्ट क्या है, ए हमारा थर्ड है, दैट इज मैक्स वेबर। उसने क्या कहा था, फोकस किया था। हम यहाँ पर हर एक टॉपिक को, जो भी हमारे ऑप्शंस होते हैं उनकी भी डिटेल्स एक बार उसके बारे में प्रॉपर पढ़ते हैं। सो उसने क्या कहा था कि उसने ये बोला था कि फोकस किया था कि एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज ऑन इम्प्रूविंग एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको किस तरह से हम क्वांटिटेटिव फॉर्मेट में, क्वांटिटेटिव मेथड में उसको हम इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडगर सिंच proposed a model of organizational culture। हमारा organizational culture का उन्होंने दिया था। न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिलेशंस, उसको ह्यूमन रिलेशन भी कहा जाता है। और बिहेवियरल साइंस अप्रोच लॉन्च की थी किसने, मैस्लो, मैकग्रेव ने एंड अदर्स अराउंड 1940। और डिसीजन थ्योरी जो थी वो हमारी, वो हर्बर्ट सीमन ने उसको दिया था। मैनेजमेंट प्रोसेस की ये हमारी थ्योरी थी। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर कैन बी कन्फर्म्ड बाय द माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। अगर आप लास्ट जो हमारे जब से ऑनलाइन लेक्चर्स हुए हैं, ऑनलाइन टेस्ट हुए हैं, एक्चुअली एनटीए ने टेस्ट लेने शुरू किया, तब से आपका फाइबर की प्रॉपर्टीज, सेकेंडरी और प्राइमरी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आता है। साथ के साथ ये भी आ जाता है कि हमारा कौन सा हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सो कॉटन, पॉलिस्टर, सिल्क या नायलॉन, कौन सा देख सकते हैं हम, कॉटन। क्यों, क्योंकि जो टेस्ट होता है हमारा नेचुरल फाइबर्स का वो इजीली हम देख सकते हैं एज कंपैरेटिव टू आर मैन मेड वन, है ना। और जो हमारा सिल्क है वो हमारा क्या है तो नेचुरल ही, लेकिन क्यों ये नहीं है, क्योंकि ये हमारा इकलौता फिलामेंट फाइबर भी है। नेक्स्ट, द कन्वर्जन रेशियो ऑफ बीटा कैरोटीन टू विटामिन ए रेटिनॉल रिकमेंडेड बाय ICMR 2010 इज। जो हमारा कन्वर्जन दिया है बीटा कैरोटीन का विटामिन ए रेटिनॉल से, वो क्या दिया है, 1:1, 1:2, 1:4 और 1:8। सो करेक्ट ऑप्शन इज आर 1:8। द प्रेजेंट जो कमिटी ने मॉडिफाई किया था एक्सटेंशन, वो कन्वर्जन एफिशिएंसी उन्होंने 1:4 से 1:8 दी थी। क्लियर। सो मतलब पहले 1:4 थी, लेकिन उसके बाद जब कन्वर्जन हुआ तो वो 1:8 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है इनोवेशन इज सेम एज क्रिएटिविटी। क्या इनोवेशन जो होता है वो सेम है हमारी क्रिएटिविटी से, कि हम किसी नई चीज को इनोवेट करते हैं और हम किसी और एक पर्टिकुलर चीज के अंदर अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन। इनोवेशन इज हम किसी आइडियाज को सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उसके ऊपर काम करने के बारे में हम पूरी प्लान कर रहे हैं। एंड क्रिएटिविटी जब हमने उसको क्रिएट कर दिया, बना दिया। ओके। एंड रीजन इज क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू जनरेट आइडिया। क्रिएटिविटी क्या होती है, जब हमने आइडिया को जनरेट किया। और इनोवेशन रेफर टू सोशल एप्लीकेशन ऑफ द क्रिएटिव आइडिया, कि हमने सोशली उसको एप्लीकेबल कर दिया। सो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है हमारा, दैट इज ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। वाई, क्योंकि जब मैंने आपको ये बताया कि इनोवेशन क्या होता है हमारा,
इनोवेशन वो होता है जब हमारा आइडिया माइंड में आता है, जब हमने आइडिया के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में प्लान करते हैं। लेकिन क्रिएटिविटी क्या होती है, जब हम उसको अप्लाई करके उस आइडिया को हम कहते हैं ना इन लाइफ में ले आते हैं। सो यहाँ इन्होंने क्या दे रखा था, ए तो हमारा करेक्ट है, इनोवेशन सेम होती है क्रिएटिविटी की, लेकिन जो डिफरेंस होता है आर रीजन, जो हमारा इनोवेशन होती है वो एबिलिटी होती है जनरेट आइडिया की, और क्रिएटिविटी होता है हमारा कि हम उसको क्रिएटिव आइडिया के साथ सोशली एप्लीकेबल करें। सो क्रिएटिविटी इज एन इमेजिनेशन प्रोसेस एज opposed to innovation is a productive process. Creativity can never be measured, but innovation can be measured. So creativity is related to the generation of ideas which are new and unique. Conversely, innovation is related to introduce something better than into the market. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ अ रिसर्चर सैंपल एंड मीन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सैंपल इज नोन एज। जो हमारा रिसर्चर का सैंपल होता है, इसके अंदर आंसर हमारा ऑलरेडी शो हो रहा है, तो आप देख लीजिए कि हमारा आंसर इज सैम्पलिंग एरर। जब भी डिफरेंस पूछा है इन्होंने किस चीज़ का, कि रिसर्चर के सैंपल का मीन बताना, रिसर्चर के सैंपल का, और पॉपुलेशन के सैंपल का, मतलब रिसर्चर ने जो सैंपल किया और पॉपुलेशन का जो सैंपल था, उन दोनों का मीन का डिफरेंस बताना है। सो दैट इज हमारा सैम्पलिंग एरर। ठीक है, पहले हम सारे एरर्स पढ़ लेते हैं, एक बार सैम्पलिंग एरर देखते हैं। सैम्पलिंग एरर क्या होता है, जिसके अंदर जो हमारा सैंपल होता है उसका डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिक्स, जो सैंपल का स्टैटिक्स होता है उसको हम पॉपुलेशन पैरामीटर से और उसकी एक्चुअली अननोन वैल्यू को पैरामीटराइज करते हैं, उनके जो पैरामीटर्स होते हैं उसके थ्रू हम दोनों की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं। दैट इज आर सैम्पलिंग एरर। कॉन्फिडेंशियल इंटरवल क्या होता है, ये एक रेंज होती है वैल्यू की जिसके अंदर फेयर श्योर आर ट्रू वैल्यू लाइज इन मैन रनिंग एग्जाम्पल एवरेज हाइट। इसका क्या मतलब है, जिसमें जो फेयरली श्योर है, मतलब जिसके बारे में यू आर पर्टिकुलरली कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ओके, यू आर पर्टिकुलरली कॉन्फिडेंट अबाउट इट। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल कौन सा होता है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है किस चीज की, रिजेक्ट करने की नल हाइपोथेसिस को, जब वो ट्रू हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंस लेवल जो होता है 0.05 इंडिकेट करता है 5% रिस्क ऑफ कंक्लूडिंग दैट डिफरेंस एक्सिस्ट, दैट देयर इज नो एक्चुअल डिफरेंस। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज होती है, ये हमारा क्वांटिटी होती है जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं कि कितना हमारा, हाउ मच नंबर ऑफ ग्रुप्स डिफर थे हमारे मीन वैल्यू से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट इन स्लीव्स। आपको जो हमारी इस टॉपिक से रिलेटेड मीन स्लीव से रिलेटेड वीडियो को हम आई बटन के अंदर मेंशन कर देंगे, तो आप हमारे आई बटन में जाके कंप्लीट स्लीव्स के ऊपर जो वीडियो है उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या चीज़ दी हुई है, यहाँ इन्होंने बोल रखा है कि कौन सी इनमें से सेट इन स्लीव है, बिशप, ट्यूलिप, लैंटर्न, कार्टविल, बेसिक डॉलमन एंड रेगलन। सो इनमें से हमें बताना है कि कौन सी हमारी सेट इन स्लीव है। सेट इन मतलब जिनको हम स्लीव्स के अंदर ही सेट करते हैं, आर्म होल के अंदर करते हैं। सो आंसर इज फर्स्ट ए बी सी एंड डी। ए इज बिशप, बी इज ट्यूलिप, सी इज लैंटर्न एंड डी इज बेसिक डॉलमन। कार्ट व्हील और रेगलन जो है वो सेट इन स्लीव नहीं होती। ठीक है, सेट इन स्लीव का मतलब क्या है, जो हमारी बॉडीज के आर्म होल के साथ हम अटैच करते हैं। सारी की सारी सेट इन टाइप स्लीव्स को हम कैसे करते हैं, ईज देते हैं, गैदर देते हैं, डार्ट देते हैं, टक देते हैं और उसको आर्म सेल के साथ सीम कर देते हैं। ठीक है, उनको फिटेड या फ्लेयर रखा जा सकता है, किसी भी लेंथ में बनाया जा सकता है, और उनकी हेम लाइंस को अलग अलग वेराइटीज के अंदर फिनिश किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी इज यूज्ड। हमारी जो रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च स्टडी होती है, तो पहले तो हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमारी रेट्रोस्पेक्टिव कौन सी स्टडीज़ होती हैं। तो हमारी रेट्रोस्पेक्टिव जो स्टडीज़ होती है उसको हम पहले पोस्टराइज में परफॉर्म कर चुके होते हैं, मतलब कि वो जो इवेंट हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका होता है। ठीक है, और ज़्यादातर केसेस के अंदर क्या होता है, कुछ भी डाटा जो है उसका ऑलरेडी गैदर कर लिया जाता है या फिर स्टोर कर लिया जाता है। इस तरह की जो स्टडी होती है, इसके में कौन सी हमारी रिसर्च मैथडोलॉजी यूज़ होगी। अब देखो, हमने आपको ऑलरेडी क्या बता दिया कि रेट्रोस्पेक्टिव क्या है, आपका पास्ट से रिलेटेड है। तो आंसर भी आप लोग गेस कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशनल, हिस्टोरिकल, क्वांटिटेटिव या एक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज आर सेकंड, दैट इज हिस्टोरिकल। हिस्ट्री मीन्स जो पुरानी बैक स्टडी की बात कर रहे हैं, तो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी हमारी लुक करती है बैकवर्ड में एंड एग्जामिन एक्सपोजर टू सस्पेक्टेड रिस्क, और जो भी हमारा रिस्क हो सकता है या प्रोटेक्टिव हम फैक्टर्स को यूज कर सकते हैं आउटकम में, हम उसके बारे में एस्टेब्लिश करते हैं स्टार्ट ऑफ द स्टडी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्शन रीजन दे रखा है हमारा, वार्मथ ऑफ सन रेज इज डेंजरस ड्यूरिंग इवनिंग टाइम। इन्होंने बोला है कि जो सन रेज होती हैं उसकी जो गर्माहट होती है वो इवनिंग के टाइम में कैसी होती है, एडवांटेजेस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। रीज़न है कि इवनिंग एयर क्या करती है, कंटेन करती है मॉइस्चर को। इवनिंग एयर मॉइस्चर को कंटेन करती है और वो एब्जॉर्ब करती है हीट को और अलाउ करती है लाइट को। सो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, दैट इज फोर्थ, मीन्स ए एंड आर इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि एट मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर जो अमाउंट होता है हमारा यूवीए रेडिएशंस का, हमारी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का, वो हाइयर होता है एज कंपैरेटिव टू डे टाइम। सो कॉल्ड लेस इंटेंस और सॉफ्ट सनलाइट विच डज द रियल डैमेज, जो क्या करती है हमारा रियल डैमेज कर सकती है। नो इवनिंग एयर कंटेन, किसी भी इवनिंग एयर के अंदर क्या नहीं होता, मॉइस्चर नहीं होता, और ना ही डज नॉट एब्जॉर्ब द हीट एंड अलाउ द लाइट, ना ही तो वो हीट को एब्जॉर्ब करती है और ना ही वो अलाउ करती है लाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which printing method will you suggest to your friend for printing a sheet of both sides simultaneously? both side से आपको मतलब भी समझ आ जाना चाहिए, है ना। both side में मतलब हमें प्रिंटिंग करनी है दोनों तरफ से। तो आपका स्क्रीन प्रिंटिंग, ड्यूप्लेक्स, फोटोग्राफिक एंड ट्रांसफ़र, हम इनका अगर मतलब भी देखें तो हमें पता है स्क्रीन प्रिंटिंग हमारी फ्लैट स्क्रीन या कोई भी प्रिंटिंग होती है। ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग कौन सी होती है, जो दोनों तरफ से होती है। सो स्क्रीन प्रिंटिंग एक प्रिंटिंग टेक्निक है जिसके अंदर एक मैश से इंक को ट्रांसफ़र किया जाता है सबस्ट्रेट पे और एक ब्लॉकिंग स्टेंसिल की तरह उसको यूज़ किया जाता है। ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग जो होती है वो कंप्यूटर से प्रिंटिंग होती है। MFPs दैट इज़ मल्टी फंक्शन प्रिंटर्स, और उनको क्या अलाउ करते हैं कि प्रिंटिंग करें शीट पे दोनों तरफ, है ना। हम करते हैं ना, फोटो निकलवाने जाते हैं जब अपनी प्रिंटिंग निकलवाने जाते हैं इस तरह से। एंड फोटोग्राफिक प्रिंटिंग कौन सी होती है, जिसके अंदर हम प्रोड्यूस करते हैं इमेज को ऑन पेपर फॉर व्यूइंग, देखने के लिए। जैसे हमारी केमिकल सैनिटाइज्ड पेपर्स होते हैं या आप फोटोग्राफ्स भी निकलवाते हैं तो वो आपके एक साइड ही निकलते हैं, ठीक है। एंड ट्रांसफ़र प्रिंटिंग क्या होती है, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं अपने, जब ट्रांसफ़र मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र कर देना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैम्फलेट अनाउंसिंग लॉन्चिंग ऑफ कोचिंग क्लास इन योर कॉलोनी इज एन एग्जाम्पल। ऐसे होता है ना कि पड़ोस में कहीं पर या फिर किसी भी आपके शहर में या कहीं पर भी क्या चीज़ प्रोवाइड होती है, ऑलरेडी कोई कोचिंग क्लास मिलनी शुरू होती है तो उसके बारे में पैम्फलेट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो वो आपको कौन सा एक चैनल होगा, वर्बल, लोकलाइट, कॉस्मोपोलाइट या फिर इम्प्लिकेट। अब कौन सा वाला, ये हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन उन पैम्फलेट्स के थ्रू मिले, लेकिन वो कौन सा चैनल होगा, करेक्ट ऑप्शन इज आर सेकंड, दैट इज लोकलाइट, कि लोकल चैनल होगा वो हमारा। सो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, जिसके अंदर हम फोन पे या किसी भी पर्सन से बात कर रहे होते हैं। लोकल लीडर्स या लोकल पीपल हमारे जब किसी भी सोशल इवेंट को करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल लोकलाइट चैनल्स। क्लियर। देन हमारी कॉस्मोपोलाइट चैनल्स कौन से होते हैं, ये ऐसे चैनल कम्युनिकेशन होते हैं जो आउटसाइड द सोशल सिस्टम होते हैं, मतलब आपके सोशल सिस्टम से बाहर के चैनल्स को हम कॉस्मोपोलाइट चैनल्स बोलते हैं। एंड लास्ट इज आर इम्प्लिकेट चैनल। इम्प्लिकेट चैनल कौन से होते हैं, जिसके अंदर लीनियर जनरेशन स्पेसिफिकेशन दे रखी होती है, मतलब जो डिस्क्राइब करता है डाटा को, ना कि उनकी वैल्यूज को। और इम्प्लिकेट चैनल्स कौन से होते हैं, रीड ओनली होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नॉर्म्स स्पेसिफाइड for various activities keeping in mind the equipment and users requirement edited by Bish and Velleman 2006 are referred to as। इन्होंने बोला जो हमारे इंटरनेशनल नॉर्म्स थे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थे, ठीक है, उनको कैसे हमने वेरियस एक्टिविटीज़ के साथ अपने माइंड में उसके इक्विपमेंट्स को और यूजर्स को रखा है। सो ऑप्शन है इंटरनेशनल स्पेस हमारा स्टैंडर्ड्स, न्यूफेर्ट आर्किटेक्ट डाटा, बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स या स्पेस स्टैंडर्ड्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज आर सेकंड, दैट इज न्यूफर्ट्स आर्किटेक्चर्स डाटा। क्यों? बिकॉज ISO जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं डेवलप किया, हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया ISO ने, और उन्होंने इंटरनेशनल एक्सचेंज की, हमारी इंटरनेशनल एक्सचेंज की, मतलब गुड्स और सर्विसेज के जो हम आदान प्रदान करते हैं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उस चीज़ के लिए हमने उसको हमने क्या किया, एक्सचेंज में बनाया, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो आर्किटेक्चर डाटा है ना, उसने क्या किया, उसने प्रोवाइड दिया हमें एसेंशियल रेफरेंस दिए इनिशियल डिज़ाइन प्लान के, किसी भी बिल्डिंग और प्रोजेक्ट के।
तो ये हमारा क्या था कि उन्होंने इक्विपमेंट्स और यूजर्स के नॉर्म्स को माइंड में रखते हुए क्या किया, एक्टिविटी को परफॉर्म किया। और बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं, वो उस तरह के टाइप्स, ब्रांड्स या क्वालिटी या क्वांटिटी होती है जिसको क्या होता है कि लैंडलॉर्ड जो भी हमें पर्टिकुलरली टाइम देता है बनाने के लिए, उसके हिसाब से हम इसको बनाते हैं। और लास्ट स्पेस स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है स्पेस स्टैंडर्ड्स को और उसकी डिटेल्स को कि मिनिमाइज करना है साइज ऑफ न्यू होम्स। होता है ना कि जैसे स्पेस स्टैंडर्ड्स का मतलब कि कहीं आपने जो अर्बन स्टेट्स देखे होंगे उसमें कि आपको सेंटर में जगह छोड़ दी है, बाहर जगह छोड़ दी है, पीछे जगह छोड़ दी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है, इस तरह के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पर कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइल्ड लाइन सर्विस जो है 24 आवर फोन सर्विस है, उसको हमने एक्सेस, उसको कैसे हम डायल कर सकते हैं, 1081, 100, 1099 और 1098। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1098। 1098 यह है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्प्लॉयमेंट ने दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI ने दिया, अपॉइंट किसके तौर पे किया, CIF, दैट इज चाइल्ड लाइन इंडियन फाउंडेशन। ये छोटी छोटी सी आपकी फुल फॉर्म्स है बट दे आर वैल्यूएबल, तो इसको भी आप माइंड में रख सकते हैं। और नोडल एजेंसी ने क्या इनिशिएट किया, 1098 एज एन चाइल्ड लाइन नंबर। क्लियर, कब हुआ था ये, 2006 में चाइल्ड लाइन प्रोजेक्ट के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, 100 हमारा पुलिस का नंबर होता है और हमारा 1099 हमारा सेंट्रल एक्सीडेंट और ट्रॉमा सर्विसेज का नंबर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन ऑफ सैंपल साइज इन रिसर्च इज बेस्ड ऑन, हमारा जो सैंपल साइज होता है वो हमारा रिसर्च में किस चीज पे बेस करता है, टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल, एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन, HO और एंड HA, डिग्री ऑफ प्रिसाइजन रिक्वायर्ड। करेक्ट। सो यहाँ पर हमारा HO और HA क्या है, आपका नल हाइपोथेसिस और आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्लियर, तो डिटरमाइन करते हैं जब हम सैंपल साइज का रिसर्च में, तो वो किस चीज पे बेस करती है। करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, दैट इज BCE। व्हाट इज आर B? B इज डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल, एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड डिग्री ऑफ प्रिसाइज रिक्वायरमेंट। क्योंकि सैंपल साइज जब हम डिटरमाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्ट ऑफ चूजिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को चूज करते हैं या फिर रेप्लिकेट करते हैं अपने स्टैटिस्टिकल सैंपल्स को। जो सैंपल साइज होता है वो इंपॉर्टेंट फीचर होता है हमारी एम्पिरिकल स्टडी का, जिसके अंदर क्या गोल होता है हमारा कि इन्फरेंस है हमारा पॉपुलेशन फ्रॉम द सैंपल के अबाउट। और यूजिंग एक्सपीरियंस मतलब कि स्मॉल अमाउंट का, जो स्मॉल सैंपल्स होते हैं, समथिंग अनअवॉइडेबल जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो क्या रिजल्ट देते हैं, वाइड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स देते हैं। और रिस्क ऑफ एरर भी क्या होता है हमारा, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और यूजिंग अ टारगेट वेरिएंस फॉर एन एस्टिमेट टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम द सैंपल इवेंचुअली ऑब्टेन्ड, जो भी हम टारगेट वेरिएंस रखते हैं उसको हम डिराइव करते हैं अपने एस्टिमेटेड सैंपल से। क्लियर। और यूजिंग अ टारगेट ऑफ फॉर द पावर ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेस्ट, कि हमारा जो भी पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट को हम अप्लाई करेंगे, वंस द सैंपल, जैसे हमारा सैंपल कलेक्ट हो जाएंगे हम क्या करेंगे, पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट अपने टारगेट पे अप्लाई करेंगे। एंड यूजिंग ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल मतलब लार्जर द रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल द लार्जर द सैंपल साइज। जितना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा लार्ज होगा उतना ही हमारा सैंपल साइज भी लार्ज होगा, जिसकी वजह से हमारा जो एरर्स होंगे वो क्या होंगे, कम से कम होंगे। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन, विच वन इज द पेपर एंड पेंसिल टेक्निक ऑफ चार्टिंग टाइम एंड मोशन स्टडीज। ये भी आप हमारा वीडियो में देख सकते हैं, आई बटन के अंदर हमने आपको जो आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन का होता है, ये आपका किस चीज़ का आता है कि आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमारे चार्ट्स बनते हैं ये। तो कौन सा हमें इसमें यूज होता है, जिसको हम पेपर एंड पेंसिल वाला बोलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, माइक्रो मोशन एनालिसिस, प्रोसेस चार्ट, साइकिल ग्राफ या क्रोनो साइकिल ग्राफ। सो करेक्ट ऑप्शन इज आर सेकंड, दैट इज प्रोसेस चार्ट, क्योंकि यहाँ पर 5 तरह के चार्ट होते हैं, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, फ्लो डायग्राम, मैन मशीन चार्ट, लेफ्ट राइट हैंड चार्ट या सीमो चार्ट। तो फ्लो चार्ट हमारा क्या चीज होती है, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब ऑफ वर्कर परफॉर्मेंस अ गिवन रिस्क और टास्क इन एन एंटायरली, ऑल्सो नोन एज प्रोसेस चार्ट या मैन एनालाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज करना है फॉलोइंग डेवलपमेंट कैंपेन्स और प्रोग्राम्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इंसेप्शन, है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर करना है। जैसे कि
पहले हमारी कौन सी हुई थी, बाद में हमारी कौन सी हुई थी, उसके बाद हमारी कौन सी हुई थी, तो इस सीक्वेंस को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। ऑप्शंस है स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और अनीमिया मुक्त भारत अभियान। सो इसका करेक्ट जो सीक्वेंस है दैट इज फोर्थ इज, सबसे पहले आपका हुआ था सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कब हुआ था? 2001 बाय अटल बिहारी वाजपेयी जी। स्वच्छ भारत अभियान 2014 ऑन 2 अक्टूबर 2014 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। एंड अनीमिया मुक्त भारत अभियान इन मार्च 2018 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप ये चार भी, कई बार हमारे क्या होता है क्वेश्चन कैसे देते हैं, इनमें से एक ऑप्शन को आपके नए क्वेश्चन में डाल देंगे, तो आपको सारे क्वेश्चंस जो सारे ऑप्शंस हैं वो बहुत पता होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के ऑप्शंस होते हैं जो आंसर नहीं होते, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस काफ़ी सारे दे दिए जाते हैं। Next question, a diet rich in BCAA is given for which disease condition? Options are chronic kidney disease, hepatic encephalopathy, Crohn disease या diverticular disease. तो इसके अंदर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सेकंड। क्यों है ये सेकंड? दैट इज हेपेटिक एंसीफेलोपैथी। दैट इज BCAA क्या होता है हमारा? सप्लीमेंट्री में इम्प्रूव मसल मास और परफॉर्मेंस। हमारे ये BCAA की हमारी सप्लीमेंट्स होते हैं जो हम इम्प्रूव करते हैं मसल मास को और परफॉर्मेंस को, रिड्यूस करते हैं मसल डैमेज को एक्सरसाइज के टाइम। और ये क्या बेनिफिट देते हैं? डिजीज हमारी लीवर की हेपेटिक एंसीफेलोपैथी की, और डिक्लाइन करते हैं हमारे ब्रेन के फंक्शंस को, जो अकर कब करते हैं? हमारे सीवियर लिवर डिजीज होती है तब हमारे डिक्लाइन हो जाते हैं ब्रेन के फंक्शंस में। क्रोनिक जो हमारे किडनी डिजीज होती है, अगर हम उसकी बात करें तो वो किडनी डैमेज की वजह से होती है, और उसमें क्या होता है हमारा जो ब्लड होता है वो फिल्टर नहीं कर पाता, तो डिजीज को क्या बोलते हैं हम? क्रोनिक, क्योंकि वो डैमेज कर देती है हमारी किडनी को, और वो स्लोली क्या होता है लंबे समय तक चलती रहती है, और इसकी वजह से क्या होता है ये ऑल्सो डैमेज कर देती है वेस्ट ऑफ बिल्डअप इन आवर बॉडी। नेक्स्ट हमारा क्रॉन डिजीज की बात करें अगर, ये हमारा इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज है, IBD। ये हमारा इन्फ्लेमेशन की वजह से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एसिडिक मीडियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से होता है, और एब्डोमेन पेन होता है, सीवियर डायरिया, फटीग, वेट लॉस, माल न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों की वजह से होता है, और ये कॉज करता है क्रॉन्स डिजीज कैन इवॉल्व डिफरेंट एरियाज ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हमारे अलग अलग एरियाज में ये डिजीज हो जाता है, और डायवर्टिकुलर्स जो है वो हमारा टाइनी पॉकेट्स बना देता है हमारे लाइनिंग ऑफ द बॉवल्स के अंदर, ये वाली डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यूज़? न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं? प्रिसाइजन, एक्यूरेसी, टाइमलेसनेस, टेंजिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। सो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा थर्ड, दैट इज ABCE। ठीक है, ABC एंड E। टेंजिबिलिटी नहीं आएगा बिकॉज जो मीडिया होता है हमारा उसको क्या चाहिए? कंसर्न्ड मोर देन द ट्रुथ ऑफ इट्स वर्ड्स एंड इमेज। मीडिया के हम ट्रुथ पे बिलीव करते हैं कि वो सच बोले, सो इट इज़ देयर ड्यूटी, उनकी ड्यूटी होती है कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए, सारे फैक्ट्स के बारे में, आर्टिकल्स और पिक्चर्स को वो रिलीज करते हैं, उससे पहले उनको एक प्रिसाइजन होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए टाइम के साथ, और रिलायबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ ऑफ ICT हमारा जो है उसको हम डेवलप करते हैं लिमिटेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर लिमिटेड क्यों, किस वजह से हम ICT को इंडिया में बहुत कम यूज़ कर पाते हैं? करते तो आज भी बहुत एक्सटेंड तक है, लेकिन फिर भी क्यों कम कर पाते हैं? पुअर टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, इलिटरेसी ऑफ पीपल की वजह से, लार्ज ज्योग्राफी एरिया या लार्ज पॉपुलेशन ऑफ कंट्री की वजह से। सो वी ऑल नो दिस आंसर, दैट इज A एंड B की पुअर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है और इलिटरेसी है हमारे कंट्री के अंदर, पीपल्स के अंदर। Next question, there is sufficient research evidence to show that the consumption of foods high in sugar may lead to the following in the children। हमें ये चीज़ पता है, हमने बहुत सारी रिसर्च ऐसी कर लिया या देखी है जिससे हमें पता है कि अगर हम कंज्यूम करेंगे हाई शुगर अपने खाने के अंदर तो हमें बच्चों के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। ऑप्शंस है हाइपर एक्टिविटी, एग्रेशन, इनअटेंटिवनेस, लिंक और स्किन इन्फेक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेकंड, दैट इज ABC।
हाइपर एक्टिवनेस, एग्रेशन और इनअटेंटिवनेस। हाइपर एक्टिविटी क्या होता है हमारा? हाइपर एक्टिविटी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग अनयूजुअल और एबनॉर्मल एक्टिविटीज को करते हैं हम जिसमें, और डिफिकल्ट होता है मैनेज पीपल अराउंड अस। एग्रेशन होता है जब हम एंगर फील करते हैं, एम्पैथी फील करते हैं, वॉयलेंट हो जाते हैं, ठीक है। इनअटेंटिवनेस होता है जब हम अटेंटिव नहीं होते, बिल्कुल अपने होशो हवास में नहीं होके हम बैठते हैं किसी जगह पे, जैसे स्कूल्स के अंदर भी कई बार बच्चे इनअटेंटिव हो जाते हैं। लाइंग का मतलब होता है कि फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसका हमारा उससे कोई मतलब नहीं है शुगर से। एंड स्किन इन्फेक्शन भी हमारा इसमें नहीं होगा, क्योंकि स्किन इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? पैरासाइट्स, फंजाई और जर्म्स, बैक्टीरियाज जब हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं और स्प्रेड कर देते हैं, उसकी वजह से होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड सच एज हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, होम्स बनाए हैं एल्डरली पीपल के लिए, जो एल्डर्स के लिए, जो जिनको वो अडॉप्ट कर सके। किस किस तरह का मेथड फॉर परचेजिंग ऑफ फूड एंड मटेरियल? ऑक्शन बाइंग, नेगोशिएट बाइंग, ब्लैंकेट ऑर्डर परचेज या फॉर्मल बाइंग? सो करेक्ट ऑप्शन इज आर फॉर्मल बाइंग। क्यों? क्योंकि ऑक्शन क्या होता है? जब हम बाई या सेल करते हैं किसी की भी बिड को या टेकन बिड को और हायर बिड अपनी, कहते हैं ना ऑक्शंस आपने देखे होंगे मूवीज के अंदर, ओम जय जगदीश मूवी थी तो उसके अंदर क्या था, उनका बंगलो जो था वो ऑक्शन में लगा दिया गया था। और उस ऑक्शन के अंदर क्या चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग बैठते हैं और उसमें वो बिड लगाते हैं कि हम इतने रुपए की ये खरीदेंगे, इतने रुपए की खरीदेंगे, इतने रुपए की खरीदेंगे, इस तरह से, ठीक है। और आपकी वेलकम मूवी के अंदर भी वो पेंटिंग्स की ऑक्शन करते हैं उस तरह की। नेगोशिएट बाइंग क्या होती है? जिसके अंदर हम क्या करते हैं? डिमांड करते हैं एक सिक्योरिटी को कि तुम इस पैसे के बदले या इस सामान के बदले ये चीज़ को नेगोशिएट, मतलब ये चीज़ दे दो। नेक्स्ट, ब्लैंकेट ऑर्डर या ब्लैंकेट परचेज एग्रीमेंट या कॉल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कस्टमर क्या करता है? मल्टीपल डिलीवरी डेट देता है एक पीरियड ऑफ टाइम की और नेगोशिएट करता है उसकी प्राइसिंग को। एंड परचेजिंग, फॉर्मल बाइंग क्या होती है? जिसके अंदर हम गुड्स और सर्विसेज को बाय करते हैं। और परचेजिंग प्रोसेस कैसा होता है हमारा? और एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन एलिमेंट्स के साथ। क्लियर? होपफुली ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गए होंगे, बेनिफिशियल भी होंगे। कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जस्ट डू अप्रिशिएशन ऑल्सो, बिकॉज उसी से ही रिलेट करता है कि हमें और ज़्यादा आपको वीडियोज़ देने के लिए हम आ सकते हैं। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। स्टे ट्यून विद अस ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, मेल अस। Till then, goodbye, stay safe, stay healthy.